जी हमने कल एक इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और हमारा ना स्ट्रेट लाइन मेथड आज खत्म करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक तो डेप्रिसिएशन का एक फार्मूला हमने पढ़ा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है, दूसरा फार्मूला पढ़ा हमने, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, फिर हमने रेट के दो फार्मूले पढ़े। एक फार्मूला पढ़ा रेट इज इक्वल टू 1 ओवर लाइफ मतलब यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय, और एक और फार्मूला भी हमने सीखा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर यूजफुल लाइफ, या कुछ जगहों पे आप इसको कुछ इस तरह से भी देखेंगे, इनटू यूजफुल लाइफ। एक ही बात है, और मल्टीप्लाइड बाय। अब ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं और ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ना ये दोनों फार्मूलाज का आंसर आपको लगता है चेंज है, ऐसा होता नहीं। जब ये चीज आती है ना, ये कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, फिर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा ये फार्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, जब रेट में ही रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दे, फिर दोबारा रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते। ठीक है, अब अगर आप रेट के फार्मूले में ही रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो तो फिर सवाल करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, और अगर आप फार्मूले में रेजिडुअल वैल्यू माइनस ना करो तो फिर सवाल हल करते वक्त रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते। मतलब रेट फाइंड करते वक्त माइनस कर लो तो फिर डेप्रिसिएशन लेते वक्त नहीं करनी। मिसाल देता हूं, एग्जांपल करते हैं, फिर क्लियर सही समझ लगेगी। देखिए मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 50,000 और उसकी जो लाइफ है वो है जनाब 12%। ठीक है, अब हम कहते हैं एक तो फार्मूला है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। लाइफ है ये 12%, रेट नहीं, लाइफ है 12 साल। ठीक है, बल्कि 10% कर लेते हैं ताकि ना परसेंटेज में रेट ना जाए, 10 ईयर्स। दूसरा तरीकाकार क्या था कि पहले रेट फाइंड कर ले। अब रेट के भी दो फार्मूले हैं, पहले हम एक फार्मूला लगाते हैं कि एक तो फार्मूला ये है ना, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ जाएगा 45। दूसरा रेट वाला फार्मूला लगाते हैं। एक रेट वाला फार्मूला क्या है हमारे पास, 1 ओवर लाइफ, 1 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 10 पर। अगर इस फार्मूले से फाइंड करते हैं डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब कितना आ रहा है, नहीं 5 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। कैलकुलेटर निकाल लो ना, अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लो, ऐसे तो आपको नींद आनी है। कैलकुलेटर निकालें अपने, फाइंड करके बताएं मुझे, फाइंड करके। ये भी 45,000 आ। ठीक है, अब एक और फार्मूला भी देखा था रेट का, वो वाला भी निकालते हैं जनाब रेट का। अब ये आप लोगों ने फाइंड करना है, मुझे बताना है क्या फार्मूला है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर लाइफ। कॉस्ट कितनी है जी, 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर लाइफ, 9.9 एग्जैक्ट 9.9 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे, पूरा पूरा 100 से मल्टीप्लाई भी करना है ना बात।
9% आ रहा है, 9%। अब हमने जब फार्मूला लगाना है, अगर अब कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करेंगे ना तो आपका आंसर 45,000 नहीं आएगा। जब फार्मूला आपने रेट निकालने के लिए ये लगाया ना, तो तब जब आपने ये वाला फार्मूला लगाना है ना डेप्रिसिएशन का, तो फिर लगाना है 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% डायरेक्ट। फिर दोबारा कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू नहीं करना, क्योंकि वो रेट फाइंड करते वक्त ही आपने माइनस कर दिया है, तो रेट ही ऐसा निकाला कि आपका रेट थोड़ा कम हो गया, रेजिडुअल वैल्यू का इफेक्ट उसने अपने अंदर मर्ज कर लिया। ठीक होगी बात? तो अब ये मॉडर्न तरीका है, पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, अब ये मॉडर्न तरीका है, इसमें लोग इसको ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे मर्जी कर लो, आंसर तो सेम आएगा। लेकिन अगर पेपर में वो हमसे रेट पूछेगा ना, तो क्योंकि हमारी बुक में तो ये वाला फार्मूला है, हाँ, रेट फाइंड करने के लिए आपने हमेशा ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। बाकी जो मर्जी कर ले, चाहे आप लाइफ वाला डायरेक्ट फार्मूला लिख लें, रेट इस फाइंड ही ना करें, क्योंकि रेट फाइंड करने की नौबत तब आएगी ना कि जब हम रेट वाला फार्मूला लगाएंगे। हम तो लाइफ वाला फार्मूले से भी आंसर निकाल लेते हैं। ठीक होगी बात? रेट का हमें क्या फायदा होता है कि रेट का ये फायदा है कि अगर कोई एक दो ऐसे ज्यादा आ जाए तो लाइफ वाला फार्मूला थोड़ा बल्कि बल्कि लगता है, बड़ा फार्मूला लगता है, डिवाइड हो रहा होता है, इसमें सिंपल रेट मल्टीप्लाई होता है। हाँ जी, तो ये भी आप देखिए तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 45। तो फर्क समझ लगी कि क्यों आंसर में कोई फर्क नहीं आता, रेट थोड़ा चेंज हो जाता। ओके, चलें जी, ये तो था कल का एक मसला। हमने इसकी जर्नल एंट्री भी सीखी थी, लेजर भी बनाए थे, और स्ट्रेट लाइन हमारा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा सा हम वार्म अप हो जाएं, फिर हम नेक्स्ट अगले मेथड पे चले जाएंगे। रेट अच्छा, ये तो मेथड ही हो रहा है। चले, एक क्वेश्चन हम देखते हैं पहले ताकि हमारा पिछला रिवाइज हो जाए और फिर हम आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ना एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास बैलेंस है, या सिंपल एक क्वेश्चन में लिखता हूं, एसेट परचेज किया एट 1/1/2022 को ₹400,000। फिर एक और एसेट परचेज किया 1/7/2023 को ₹600,000। फिर एक एसेट परचेज किया 1/10/2024 को ₹500,000। फाइंड डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू for the year 31st December 2024, rate of depreciation 8%। अब उसने हमसे डेप्रिसिएशन पूछी है किस साल की? डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू सिर्फ 1 साल। अब डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट फाइंड हो सकती है, लेकिन बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पुरानी डेप्रिसिएशन भी चाहिए होती है।
बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्यूमुलेटेड एफिशिएंसी चाहिए होती है, वो तब से चाहिए होती है जब से एसेट चल रहे हैं। तो ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो आपने अभी इस लेवल पे, इंट्रो लेवल पे, आगे जाकर ना इसके बड़े बड़े मेथड्स हैं, शॉर्टकट भी हैं। फिलहाल आपने ये करना है कि अपने नॉर्मल तरीके से सवाल शुरू कर दें। ऐसे समझे कि आपका काम 1122 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेंगे किस साल की, दिसंबर 22 की। हाँ जी, दिसंबर 22 में आपको पता है डेप्रिसिएशन लेते वक्त हम कितनी बातें सोचते हैं, तो कौन कौन सी हैं, ब्रॉड ऑन और एडिशन, ब्रॉड ऑन और एडिशन। अब पहले हम देखेंगे जी 2022 में तो ब्रॉड ऑन है ही नहीं है ना, क्योंकि ये आपके सवाल पूछ खड़ा हुआ है, 2022 में एसेट खरीदा है। फिर हम देखेंगे जी एडिशन तो है, तो एडिशन लिखेंगे 122 को एडिशन 4 लाख का मल्टीप्लाइड बाय 8%, और टाइम कितना लगेगा, पूरा साल। और जब पूरा साल हो तो टाइम फैक्टर नहीं लगाते। ये 2022 का साल पूरा हो गया। अब हम चलते हैं 2023 में। हाँ जी, 2023 में सबसे पहला स्टेप क्या है, ब्रॉड। ब्रॉड ऑन कितना है, 4 लाख का 8%। क्या एडिशन भी है, एडिशन किस डेट को है, 1720। ईयर एंड भी बड़े ध्यान से देखते होते हैं कि ईयर एंड है क्या हमारा, कितने का खरीदा है, 6 लाख का 8% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 56,000। फिर हम चले गए 2024 में। सबसे पहले ब्रॉड, कितना है ब्रॉड ऑन आपके पास, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना आ गया, 8,000 या 80,000। और उसके बाद एडिशन भी है क्या, कितना एडिशन है, किस डेट को है, 1/10/24 को एडिशन 5 लाख, 5 लाख का 8%, टाइम कितना, आंसर आ गया 10। अगर आपसे जिस साल की वो डेप्रिसिएशन पूछे ना, ये हर साल की डेप्रिसिएशन आ चुकी है, ठीक होगी बात। जिस साल की भी डेप्रिसिएशन पूछेगा उस साल की डेप्रिसिएशन हमारे पास मौजूद है। चले, अब वो बुक वैल्यू पूछना चाहता है तो बुक वैल्यू भी बता देते हैं। बुक वैल्यू जी हमारे पास आ गई, कॉस्ट किस दिन की पूछ रहा है, 24 की, तो 24 की ये है कॉस्ट 15 लाख। मतलब इस डेट तक जितने एसेट खरीदे हैं सबको प्लस कर, माइनस accumulated depreciation 32,000 प्लस 56,000 प्लस 90,000, कितना आ गया, 178,000। कितना आंसर आ गया, 13। ये है 2024 की बुक वैल्यू। ओके, ये तरीका समझ लग गया। चलिए जी, नेक्स्ट तरीके की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, और उसका मेथड मैं किसी और तरीके से करवाऊंगा जो कि सिर्फ इंट्रो तक रखेंगे। फर्दर फिर जब आगे पढ़ेंगे उसका तरीका और हो जाएगा, चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि अभी हमें चाहिए कि सवाल हमारा हल हो जाया करे, समझ भी लग जाए, ठीक है। क्यों नहीं जरूरत है,
नहीं, आंसर तो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है, अगर वो हमने लेजर बनाना तो आना चाहिए। वैसे तो मेन बुक वैल्यू चाहिए होती है, बुक वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। बहुत कुछ मिक्स होना है, नहीं हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ना सारा कुछ ही पढ़ना है, इसलिए वो मिक्स करने की टेंशन न ले, इन चीजों को ना सीखा करे। और कभी भी आप में से जो बंदा पूरा सीए करने आया है ना, सबसे पहले फेल पास दिमाग से निकालो, इस फील्ड में फेल होना है, एक्सेप्ट करो इसको। अगर आप ये, हाँ मैं ये नहीं कहता कि अगर होते हैं तो आपने भी होना है, नहीं, मेहनत करो, मेहनत के बाद भी अगर फेल हो जाओ तो फिर रेग्रेट करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ने की जरूरत है, पढ़ो, कोशिश करो, मेहनत करो, सीए आपका हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं पढ़ना ना, तो मैं कई बार कह चुका हूं, ये छोड़ दो, इसलिए होना ही नहीं है। जिस बंदे की तबीयत के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है या वो नहीं पढ़ता, उसको अभी चाहिए छोड़ दे, वो कुछ भी कर लेगा ना, 5 साल बाद उधर कुछ ना कुछ कर ही जाएगा। अगर 5 साल के बाद सीए छोड़ के कहीं जाएगा तो उसे मजीद 5 साल लगे, तो वो 10 साल आपकी लाइफ में कैरियर बनाने के लिए होते हैं, ना कि स्टार्टअप के लिए। मतलब अब आपने अपने कैरियर की ना इब्तिदा रख ली है, अब आप अपने आप को चुनना मुन्ना समझते हो, जिस डिग्री में आप आए हो ये चुनने मुन्ने वाली डिग्री नहीं है, इसमें आप अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल समझो, आप हो प्रोफेशनल, आप अपने एटीट्यूड के अंदर वो सुस्ती, वो यानी उकताहट, वो अवॉइड करना काम से, ये छोड़ दो। अब आप समझो कि ये आपका कैरियर है, और जो कैरियर समझ के करोगे तो ये आपका हो भी जाएगा। और ये कैरियर ही तो है कि 5.5 साल बाद आप लोग उस पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि अब आप स्टेबल, तो इसे तो कैरियर कहते हैं। लेकिन अगर आपने कुताही दिखाई तो 5.5 साल जाया, मजीद किसी और डिग्री में जाओगे 5 साल लगेंगे। देखिए आपको पता है, इसके बाद आप छोटी से छोटी ग्रेजुएशन भी करते हो ना, तो 4 साल की है किसी ने काम की, और फिर 5 साल बाद अगर आपने किसी ऐसी जगह पर जाना है कि जहां 25,000 आपको सैलरी मिले, मतलब आज के 10-12 साल बाद अगर आपने 25,000 की सैलरी के लिए काम करना है, तो फिर आप खुद सोच लो कि क्या हालात होने वाले। तो इसलिए कॉन्शियस होकर तैयारी करो, मेहनत करो। और ये बात कंफर्म है, आप में से कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सीए नहीं कर सकता। सीए करने के लिए कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं चाहिए, सीए करने के लिए सिर्फ एक डिटर्मिनेशन वाला दिमाग चाहिए, और जो चीजें को ना सीखने की कोशिश किया करें। आप लोग ना, सपोज सीए के अंदर होता क्या है, बहुत से बच्चों को 2 लेक्चर समझ लगेगा, वो सर पकड़ के बैठ जाता है। भाई ऐसा पॉसिबल है, आप 2 बात कहते, तो मैं कहता हूं हो सकता है आपको 10 लेक्चर ना समझ लगे, लेकिन कोशिश करते रहो, 11वां लेक्चर जब समझ लगा ना, तो पूरे 10 लेक्चर की समझ इंप्रूव कर देता। और ये अब तो आपको पता है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं कि जो 2 लेक्चर्स में नहीं समझ आ रहे होते, तीसरे लेक्चर में जब पता चलता है तो पिछले 2 लेक्चर भी तब समझ लगते। तो यहां पर ना थोड़ी, अब बच्चों वाले बात बिहेवियर छोड़ो, बड़ों वाला को बिहेवियर में आ जाओ। पढ़ाई के लिहाज से वैसे घर में जैसी बात है, बच्चे रहोगे। चले जी, अब हम अगले मेथड पे आ रहे हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाम से ही जाहिर है कि क्या करने जाएंगे हम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, नेट बुक वैल्यू के हमने नाम कितने पढ़े थे? नेट बुक वैल्यू के नाम ना एक दफा लिख लें इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप, चाहे इसके, मैं तो इसके ऊपर लिखने लगा हूं, नेट बुक वैल्यू का नाम। इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं, नेट कैरिंग अमाउंट या कैरिंग वैल्यू या कैरिंग, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। भाई ये बुक वैल्यू के नाम है, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब आते हैं हम अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी कई नाम है, एक नाम तो उसका ओरिजिनल है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका मतलब है ये बुक वैल्यू मेथड है कोई, क्या है ये? पिछला क्या था? कॉस्ट मेथड।
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बुक वैल्यू मेथड, कैरिंग अमाउंट मेथड, इसके सारे नाम आप लिख सकते हो। तो मैं सिर्फ रिटर्न डाउन लिख रहा हूं क्योंकि बाकी सारे उसी के नाम है। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग का मतलब भी होता है कम होना, रिड्यूसिंग का मतलब भी होता है कम होना, रिटर्न डाउन वैल्यू कम करना, राइट डाउन करना, खत्म करना, कम करना। इसमें क्या कम करते हैं जनाब, सबसे पहले तो हमारे पास कॉस्ट होती है जी, सपोज 4 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है जी 50,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपके पास है जनाब 20% कर लेते हैं, और मेथड कौन सा है जनाब, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेट कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें क्या करेंगे जनाब, सबसे पहला जो फर्क है कि जब हम डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे पहले साल 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 20%, पहला फर्क रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, पहला फर्क रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, डायरेक्ट कॉस्ट पर अप्लाई कर देते। ठीक है, रेट है, लाइफ का इसके साथ ताल्लुक ही नहीं होता, इसका लाइफ वाला कोई फार्मूला है ही नहीं। तो 4 लाख का 20% आएगा कितना, 80,000। आप साथ ही इसकी बुक वैल्यू फाइंड करोगे 3,20,000। ईयर 2 में जब डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे तो 3,20,000 पर अप्लाई करेंगे, उसके रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। बस फिर यही फर्क है, बाकी इसकी जनरल एंट्री सेम। इसकी बुक वैल्यू फाइंड करने का, इसमें तो बुक वैल्यू साथ साथ ही फाइंड होती जाती है, आपको अलग से बुक वैल्यू फाइंड भी नहीं करनी पड़ती। और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा एक से ज्यादा एसेट्स का कि वो भी आपकी जिंदगी आसान हो जाए। हाँ जी, अब ईयर 2 में जब लेंगे तो इसका 20% लेंगे। अब 320,000 का 20% लिया तो कितना आ गया, ये अगले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो पहले साल भी उतनी डेप्रिसिएशन आती, अगले साल भी वही आती, लेकिन इसमें क्या होगी, हर साल डेप्रिसिएशन चेंज भी होती जाएगी, कम भी होती जाएगी, चेंज भी होती जाएगी और कम भी होती जाएगी। 3,20,000, देखिए 4 लाख एसेट था, पहले साल उसकी डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से 80,000 आ गई। अब एसेट की बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 3,20,000। अब अगले साल बुक वैल्यू के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन अप्लाई कर, इसका नाम ही क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आपने WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब होता है WDV के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना। अगले साल आपकी बुक वैल्यू कितनी रहेगी, 2 साल के एंड पे कितना, 256,000। जब तीसरे साल आपने डेप्रिसिएशन लेनी है तो 20% किसका लेंगे, 4 लाख का लेंगे या 256,000 का, तो इसका 20% लेंगे, 512। कितनी बुक वैल्यू बच गई, 204। 256 कैसे है, इसमें से ये माइनस कर दी, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर तो करोगे तो 80,000 और 64,000 दोनों माइनस करेंगे। और अगर बुक वैल्यू में से माइनस करना है तो बस अगली डेप्रिसिएशन ही माइनस कर दो, क्योंकि 80,000 तो पहले माइनस करके वैल्यू लिखी हुई है ना। अगर कॉस्ट में से माइनस करना होता है तो टोटल, और अगर बुक वैल्यू से माइनस करना है तो सिर्फ अगली डेप्रिसिएशन, क्योंकि पिछली डेप्रिसिएशन तो बुक वैल्यू से माइनस हो चुकी होती है। लो मेरे भाई, ये आपके पास हर साल की डेप्रिसिएशन और हर साल की बुक वैल्यू अवेलेबल है। आपसे जिस साल के बारे में पूछेगा ना, साथ ही डेप्रिसिएशन भी बता सकते हो, बुक वैल्यू भी बता सकते हो।
पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी है और पहले साल के बाद बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख। 2 साल बाद वो आपसे पूछता है जी 2 साल के बाद बताएं, तो दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 64 और 2 साल बाद बुक वैल्यू 256। आप कहते हो नहीं हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, तो बच्चों वाली बातें होगी। फिर कॉस्ट माइनस, देखिए कॉस्ट में से इनको पानी का क्या क्या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लो 4 लाख माइनस 80,000 और 64,000 दोनों को प्लस करके फिर माइनस करोगे। अगर कॉस्ट लोगे तो फिर डेप्रिसिएशन भी कौन सी लोगे अक्यूमुलेटेड। तो 60,000 80,000 और 64,000 को प्लस करो कितना बनता है 144,000। आप इनको माइनस करके देख लो और 256 देख लो बराबर ही तो है। तो आपने 3,20,000 में से 64,000 माइनस करने का मतलब है 80,000 माइनस हो चुका है। ये बात समझ लग रही है? देखिए जब मैंने कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 256,000। ठीक है, अब देखिए या दूसरा तरीका ये भी होता है 3,20,000 में से 80,000 माइनस हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट सिर्फ 64 माइनस कर दो फिर भी बुक वैल्यू आ जाएगी आपके लिए। तो बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको या तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन करनी पड़ती है, या जिस दिन की बुक वैल्यू ले रहे हो ना उससे अगली डेप्रिसिएशन माइनस कर दो बस, क्योंकि पिछली तो माइनस हो कि बुक वैल्यू आई है। अब जैसे ये देखें तीसरे साल पे आते हैं, तीसरे साल में ये 256 में से क्या क्या माइनस हुआ है 80,000 भी माइनस हुआ है 64 भी माइनस हुआ है। अब 51 माइनस कर देंगे तो आगे बुक वैल्यू, या फिर 4 लाख में से क्या माइनस करें 80,000 भी 64 भी और 512 गॉट इट। तो ये हमारे पास जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ना, ये बहुत अच्छा सा मेथड होता है कि आपके पास हर साल की डेप्रिसिएशन भी साथ साथ आ रही होती है और बुक वैल्यू भी साथ साथ। आपको वो पैनिक होने की यहां पर जरूरत ही होती नहीं है, सवाल साथ ही होता है। लेजर भी बन रहा है इसका साथ, मतलब लेजर में क्या चाहिए होता है हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चाहिए होता है और हमें बुक वैल्यू चाहिए होती है। जिस साल की बुक वैल्यू पूछेगा तो साल की बुक वैल्यू। ठीक होगी बात? अगले सवाल में अच्छा ये एक मेथड मैंने आपको करवाना है वो सिर्फ इंट्रो के हद तक करवा, बाद में हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि, क्योंकि उसमें बड़े एसेट्स होते हैं बड़ा काम करना पड़ता है तो फिर वो बच्चों वाला काम नहीं करेंगे। अभी बच्चों वाला काम कर लेते हैं क्योंकि अभी आपको बच्चे 2-4 महीने तक बच्चे रह लो। चले जी अगले सवाल में आए फिर। एसेट परचेज्ड फॉर ₹400। अच्छा इसमें रेजिडुअल वैल्यू गिवन हो ना गिवन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिडुअल वैल्यू का ताल्लुक है रेट फाइंड करते वक्त उस फार्मूले में आता है, यहां पर नहीं आता। एसेट परचेज फॉर ₹400,000 एट 1/7/2022। एक और एसेट खरीदा है 300,000 at 1/4/2023। $500,000 at 1/10/24। rate of depreciation 10% WDV written down value method। year end is 31st December each year। मैंने आपको इसमें से जर्नल एंट्री सिखानी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना सिखाना है और नेट बुक वैल्यू सिखाना है। ठीक है, हर साल की। फिलहाल हमारे पास कितने साल है 3 साल हो 4 साल जितने मर्जी काम करो। क्वेश्चन लिख लिया या भी लिख रहे हो? बड़ा आसान टेबल बनवाने लगो और ये काम आपने सिर्फ इसमें ही करना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, और वो भी सिर्फ पीआरसी के लेवल तक बाद में।
अब आपके पास सबसे पहले आपने देखना है कि हमारा साल शुरू कहां से हो रहा है, 2022 से, और 2022 में भी यहां पर आ जाता है। अब ब्रॉडन वाली बात नहीं करते हम, फिलहाल ब्रॉडन को भूल जाओ। हमारे पास समझो कि एक एसेट 1 है, कब खरीदा? 1722 को, कितने का? जाग रहे हो ना सारे? सच्ची सच्ची वाले जाग रहे हैं दिमागी तौर पर। ओके, हर साल ये सोचना है कितने एसेट्स खरीदे। क्या सोचना है? कितने एसेट्स खरीदे। एक ही खरीदा है बस। खरीदने के बाद ना आपने ईयर एंड करना होता है। बताओ इस 4 लाख पे ऊपर पूरे साल की डेप्शन आएगी या 6 महीने की? तो लो 6 महीने की डेप्शन। तो 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 बाय 20,000। कितना एसेट आ गया? 3,00,000। ये वैसे हम स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते थे, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मेथड आसान होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट कर लिया। अब आ जाते हैं अगले साल। अगले साल भी आपने बातें सोच, सिर्फ एक बात सोच रहे, क्या कोई एसिड खरीदा? A2। कितने का खरीदा? डेट भी उसकी बतानी है और अमाउंट भी बतानी है। डेट क्या है? 1/4/22 और एसिड कितने का खरीदा? 3 लाख का। ठीक होगी बात? 23 डन। एसिड खरीदने लिखने के बाद ना फौरन क्या करेंगे? दिसंबर ईयर एंड अपना करेंगे। पहले आपको पता ब्रॉडन को भी डेप्रिशिएट करते हैं। ब्रॉडन में क्या है? A1 क्या है आपका? ब्रॉडन ही है ना? A1 क्या है? ब्रॉडन ही है ना? अब बताओ 4 लाख को डेप्रिशिएट करूंगा या 3,80,000? जो मेथड मेरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 3,80,000 को और मल्टीप्लाइड बाय 10%। कितना आ गया? 38। ये बात समझ लगी? हाँ जी। 3 लाख आपने A1 आपके पास एसेट है ना, क्या उसको डेप्रिशिएट करना है? मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बताओ 4 लाख को डेप्रिशिएट करोगे या 3,80,000? ब्रॉडन कुछ नहीं करना, आपके पास जो एसेट होते हैं उनको डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब पता है? जो आपके पास एसेट हैं पुराने और नए, उसको डेप्रिशिएट करना। अगर मेथड होता स्ट्रेट लाइन तो किसकी डेप्शन लेनी थी? 4 लाख। अगर मेथड हो WDV तो फिर किस पर अप्लाई करनी है? बुक वैल्यू से। आपके पास बुक वैल्यू 3,80,000। ओके, अब इस 3 लाख के ऊपर भी 10% मल्टीप्लाइड बाय 22,000। गॉट इट? बताओ इसकी बुक वैल्यू क्या है? 3,80,000 में से 38,000 माइनस कर दो। 15,500। अल्लाह अकबर। 3,80,000 में से 38,000 माइनस कर दो। 252। 3,42,000। और 3 लाख में से 22,500 माइनस कर दो। 342। 3,80,000 में से और कितना? 2,775। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप लोगों प्लस माइनस नहीं समझ लगे। देखें, हमने डेप्रिसिएशन ली, पुराना एसेट बड़ा था A1, WDV मेथड था, तो मैंने किसको डेप्रिशिएट किया? 3,80,000 को। अगर यही मेथड होता स्ट्रेट लाइन तो फिर किसकी डेप्शन लेनी थी? 4, क्योंकि उसमें ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्शन लेते हैं।
फिर मैंने 3 लाख को डेप्रिशिएट किया, क्योंकि 2023 में मेरे पास 2 एसेट थे, एक पुराना एक नया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे 2023 के साल की डेप्रिसिएशन बताएं, तो भाई ये 3000 ये डेप्रिसिएशन है, ये वाली। और अगर आपसे कोई पूछे नेट बुक वैल्यू बताओ, तो ये है। अब आपको लेजर से जान छूट सकती है इस मेथड से। सर वहां पर 3 जगह 7 है, किधर 277। एक तो ना मुझे लगता है आप लोगों के कैलकुलेटर को भी खांसी हुई है, हर एक के कैलकुलेटर के जवाब डिफरेंट आ रहे हैं। दोबारा सुने, पहले एक दफा लिख ले, हाँ लिख लो, फिर उसके बाद मैं पहले ये 2 एसेट समझाता हूं, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया? जल्दी करो, टाइगर बिस्कुट खाया करो। हो गया नोट? जी सर। चलो जिसका नोट नहीं हुआ तो मैं दोबारा ये करने लगा हूं, दोबारा फिर नोट कर लेगा, ठीक है? आओ जरा दोबारा इस चीज को देखते हैं। अब नोट हो गया तो ये समझ जल्दी लग जाएगा। छोड़ दे आप सारी बातें, ये चुगलियां बाद में, अभी फोकस इधर, ठीक है? देखिए आपने प्रैक्टिकली सोचना है, मैंने जैसे जैसे एसेट खरीदना है वैसे वैसे लिखकर डेप्रिशिएट करना है। ओके, 2022 में मैंने एक एसेट खरीदा, वो 4 लाख का लिख दिया। क्या कोई और ऐसे ये 3 एसेट खरीदे हुए हैं डिफरेंट डेट्स पर, ये 3 एसेट्स की अमाउंट है, ये उनकी डेट है, ठीक है? अब मैंने देखा कि जी 2022 में मैंने एक एसेट खरीदा 4 लाख का, मैंने लिख लिया। और अब मैंने ईयर एंड से पहले सोचना है कितने एसेट खरीद चुका हूं, एक ही खरीदा है, लिख लिया है। अब मैंने ईयर एंड कर देना है दिसंबर 22, इस 4 लाख को डेप्रिशिएट करना। कितने टाइम के लिए डेप्रिशिएट होगा? 6 महीने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 6%, 20,000। बात खत्म। मैं इसको माइनस कर देता हूं तो कितना बच गया? 3 लाख। यहां तक बात सबको क्लियर है? अब यहां तक वो हमसे 3-4 बातें पूछ सकता है। बताओ जी 2022 की डेप्रिसिएशन क्या है? 20,000। बुक वैल्यू क्या है? जर्नल एंट्री पास करके दो, तो 2 एंट्रीज इसमें पास होंगी, एक होगी एसेट खरीदने की और एक होगी डेप्रिसिएशन। एसेट खरीदने की एंट्री होगी पीपीई टू बैंक और डेप्रिसिएशन की होगी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड। बस पहले इन बातों को ओके करें। अमाउंट ये डेप्रिसिएशन है और ये एसेट खरीदने की है 20। हाँ जी, आगे आप 2023 से चलो। सर इसको माइनस क्यों करेंगे? 20,000 बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए। बुक वैल्यू का फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है? और वैसे भी इसलिए भी माइनस करूंगा क्योंकि मेरा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। अच्छा मजे की बात बताओ, जब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड करवा रहा था तो बच्चे बार बार मुझे कह रहे थे सर आप माइनस करके क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? अब जब वो माइनस वाला तरीका आया है आप लोग उठे हो गए, अब कहते हैं माइनस क्यों कर रहे हैं? मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो डेप्रिसिएशन किस पर अप्लाई करते थे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। और जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो जो डेप्रिसिएशन आती जाएगी उसको माइनस करते जाएंगे साथ, ठीक है? ये परेशान ना हुआ करें। कुछ जो लड़कों का तो मुझे पता है वो परेशान नहीं होते, उनकी जितनी मर्जी बेइज्जती बंदा कर दे। खवातीन ना कुछ सेंसिटिव नेचर की होती है कि उनको थोड़ा सा वो इंसल्ट फील कर रही होती है। ये इंसल्ट नहीं होती, ये बेसिकली ना कभी कभी ऐसा होता है कि इस बात की जरूरत होती है, आपको समझ ही तब लगती है। जैसे पाकिस्तान पहले मैच हारता है तो बड़ी उसकी सोशल मीडिया पे बड़ी होती है, फिर अगला मैच वो जीत जाता है। तो इसलिए आप लोगों को भी पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा दिमाग जगाना पड़ता है, जंग उतारना पड़ता है। अब बात है 2023 में, अब ये बहुत अच्छी तरह से समझना है।
2023 में पहली क्या बात सोचनी है, क्या कोई एसेट खरीदे, अगर खरीदे तो अलग करके लिख लेंगे, नहीं खरीदे तो नहीं लिखेंगे। अब आपने 2023 में एक एसेट खरीदा, कितने का, यहां पर लिख लोगे डेट, किस डेट को खरीदा, 1, और यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया, गॉट इट। अब क्या कोई और एसेट खरीदा, नहीं, क्लोज करेंगे दिसंबर 23। अब डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे, सारे एसेट्स को, A1 भी आपके पास था, A2 भी था, जो A1 है वो था ब्रॉडो, A1 क्या था, ब्रॉडो। अब आप कहेंगे ये क्यों, ये 2022 में खरीदा हुआ है, और A2 क्या है, वो अब खरीदा है। जो पहले से एसेट खरीदा पड़ा होता है ना, उस पर टाइम का फैक्टर नहीं आता बस। अब आए जरा, मैं क्या करूं, 4 लाख को 4 लाख के ऊपर रेट अप्लाई करूं या इसके ऊपर अप्लाई करूं, क्यों अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक होगी बात। 3,80,000 का मैंने 10% लिया, तो ये आ गया 30, ये आ गई पुराने एसेट की डेप्रिसिएशन। 3 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12, ये कितना आ गया, 22,000। ये दोनों सालों की इनकी डेप्रिसिएशन, इस साल की डेप्रिसिएशन आ गई दोनों एसेट्स की। अब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बच जाएगी, बुक वैल्यू। अब 3,80,000 में से 38,000 माइनस करूंगा, 340, और 3 लाख में से 22,500, ये मेरा 2023 का साल पूरा हो गया। अब बातें आती है, 3 पूछता है वो, एसपीएल के में अंदर क्या अमाउंट जाएगी, एसओएफपी में कौन सी अमाउंट जाएगी, और जर्नल एंट्री बताएं। अब जर्नल एंट्रीज पहले सुने, क्या कोई एसेट खरीदा, इस 3 लाख का एसेट खरीदा, सिर्फ इसकी एंट्री पास होगी, पीपीई डेबिट बैंक क्रेडिट। इसमें डेप्रिसिएशन भला कितनी है, ये डेप्रिसिएशन है 2023 की, 38,000 प्लस 22,000। पहले हम क्या करते थे, ब्रॉड ऑन फिर एडिशन, ऐसे ही करते थे ना। अब मैंने ब्रॉड ऑन और एडिशन को पैरेलल लिख दिया बस। अगर आपसे नेट बुक वैल्यू पूछेंगे 2023 के एंड पे, तो वो ये है, इन दोनों को प्लस करके बताएं। अब पेपर में कितनी बातें पूछ सकता है, जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन, एसओपीएल की अमाउंट, एसओएफपी की अमाउंट, नेट बुक वैल्यू। अब चाहो तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिडक्शन कर दो, या तो ये जो नेट बुक वैल्यू बस इसको प्लस करके बता। कॉस्ट निकालेंगे तो 4 लाख और 7 लाख प्लस करेंगे, और इसमें से जितनी डेप्रिसिएशन आई है इस कॉलम के अंदर वो सबको प्लस करके माइनस कर देंगे। अब आ जाते हैं तीसरे साल पे। अब आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होनी शुरू होगी। तीसरे साल पे एक और एसेट खरीदा, जितने एसेट खरीदते हैं ना बस ऐसे ही करते जाओ, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, आपको इकट्ठे करने की जरूरत ही नहीं है। आए जरा, किस डेट को खरीदा एसेट, 1, 10, 20, कितने का, 5 लाख का, डन। अब आए जरा, कोई और सेल परचेज हुई 31 दिसंबर 24, क्या A1 और A2 डेप्रिशिएट होंगे, बिल्कुल होंगे। अब वो दोनों ब्रॉड ऑन है, A1 और A2 क्या है, और 5 लाख क्या है, एडिशन। A1 भी अब ब्रॉड ऑन है, A2 भी ब्रॉड ऑन है, और A3 क्या बनेगा अब, एडिशन। अब मुझे बताओ, जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो ये 3,42,000 के ऊपर डिडक्शन अप्लाई करूंगा या 4 लाख के ऊपर अप्लाई करूंगा, 3,42,000 के ऊपर। बुक वैल्यू का मेथड है, फिर इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दूंगा। ऐड करके भी कर सकते हैं, अलग अलग ही कर लो, जिंदगी आसान, जैसे मर्जी कर लो। अब ऐड करके करो, ऐड किए बगैर करो, ये आपकी मर्जी है। देखिए, मैं इसका 10% लूंगा, मेरे पास आ जाएगा 34200। मैं इसका 10% लूंगा 27750। मैं इसका 10% भी लूंगा और 3/12 भी करूंगा, 12500। अब सबको माइनस कर, ये आ गई, ये तीनों को प्लस करके क्या आएगा,
डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और इनकी नीचे वाली बीवियां फाइंड करोगे तो उनको प्लस कर दोगे तो वो आ जाएगी नेट बुक वैल्यू। तो 342 में से 34,200 माइनस करो, 307,800, 249,750, फिर इसको 4875। अब सवाल तो वो तीन ही पूछता है, एंट्री, डेप्रिसिएशन और नेट बुक वैल्यू। अब बताओ अगर आपसे वो एंट्री पूछता है तो एक इसकी एंट्री पास होनी है और एक ये डेप्रिसिएशन, इन तीनों को प्लस करके एंट्री पास करते हैं। और अगर आपसे नेट बुक वैल्यू पूछेगा तो वो क्या आएगी जनाब? नेट बुक वैल्यू की एंट्री नहीं होती। ये जो नेट बुक वैल्यू है ना, ये बेसिकली किस तरह से फाइंड हुई है? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने साथ साथ ही डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी। ठीक होगी बात? तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हल करने का सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप लोगों को दोबारा बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। आपने क्या करना है, आपके पास जैसे जैसे एसेट्स खरीदते जाओ एक नया कॉलम ऐड करते जाओ। मैक्सिमम पेपर में आपसे 3 एसेट ही खरीदेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो डेप्रिसिएशन हर साल की भी फाइंड हो जाती है इस मेथड। स्ट्रेट लाइन को भी इससे कर सकते हैं। उसमें फर्क क्या आएगा? बस जब डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे ना, वो कॉस्ट पर लेते रहेंगे, बुक वैल्यू पर नहीं। माइनस करके रेट अप्लाई नहीं करेंगे। उसमें अगर डेप्रिसिएशन अप्लाई करते ना तो ये 4 लाख के ऊपर अप्लाई करते, 3 लाख के ऊपर अप्लाई करते, क्योंकि वो मेथड कौन सा है? ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें भी और इसमें भी तरीका एक रख सकते हो आप। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। करें जरा, लिखते हैं बैलेंस ब्रॉडाउन। सर ये मेथड से एक ही क्वेश्चन सॉल्व करें दोनों मेथड से, आंसर अलग अलग नहीं, या बुक में? क्या मतलब बुक में? बुक में तो मैंने सवाल ही नहीं लिखवाया। नहीं सर, कैरी में है ना, कल चीट किए थे तो अलग अलग है। क्या अलग अलग है? स्टेटमेंट सेम है लेकिन आंसर अलग। नहीं, मेथड चेंज हो गए तो आंसर चेंज होंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में आंसर हो रहेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हो रहेगा। ये तो जहरी सी बात है। उसमें रेट अप्लाई किस पर होना है? कॉस्ट पे, और कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। वो सिंपल इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले यानी आंसर बराबर तो नहीं आ सकते। चले, अच्छा वैसे एक इस सवाल को फिर बाद में करते हैं ऐसे ही, ताकि आपकी बोरियत खत्म हो जाए। मेरे पास एक एसेट है, उसकी कॉस्ट है 6 लाख, ठीक है। उसका रेट है 15% WDV या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे ना इसके 4 साल बाद की बुक वैल्यू बताई जाए। क्या बताया जाए? 4 साल बाद की बुक वैल्यू। अब देखें, सबसे पहला साल 6 लाख का 15% कितना आया? 90,000 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? ये मेरा 1 साल पूरा हो गया। दूसरा साल मल्टीप्लाइड बाय 15%। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो किस पर अप्लाई करता है? 6 लाख के ऊपर। और अगर WDV मेथड है तो किस पर? 5 लाख। जैसे जैसे बुक वैल्यू माइनस करते जाएंगे। 5,10,000 का 15% 7,600 माइनस किया कितना? 433,500। फिर तीसरा साल मल्टीप्लाइड बाय 15%। 65025 माइनस किया 368,475। चौथा साल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 15%। 55271 एग्जैक्ट आ रहा है। 27.5 बताया जरा। 313203
203 0.75 अगर वो आपको ये सवाल दे देता है तो आप क्या कर सकते हो जनाब कि इन 4 सालों की बुक वैल्यू कहता है मुझे 4 साल बाद उसकी वैल्यू बताएं, तो इस तरह से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, सबने फाइंड कर ली। अब ना आप लोगों में से क्यूएम जितने लोगों का भी पास है उन्होंने एक फार्मूला पढ़ा होगा, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर है। ये किस चीज का फार्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका फार्मूला है जिसमें ये क्या चीज है और ये क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, कॉस्ट से यानी डेप्रिसिएशन के अंदर कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं क्योंकि वो आज की वैल्यू होती है और बुक वैल्यू फ्यूचर में होती है। लेकिन इस पूरे में मसला ये है कि यहां पर वो वैल्यू प्लस नहीं हो रही होती, माइनस हो, क्योंकि बुक वैल्यू कम हो रही है। फ्यूचर में बुक वैल्यू, अगर मैं फ्यूचर वैल्यू मतलब फाइंड करना चाहूं जिसे मैं बुक वैल्यू भी कह सकता हूं, कॉस्ट की जगह क्या लिखूंगा? 6 लाख। 1 माइनस रेट की जगह क्या लिखूंगा? अब अगर मैं 1 लिखूंगा ना ऊपर, 1 साल बाद की बुक वैल्यू आएगी। 2 लिखूंगा 2 साल बाद की बुक वैल्यू। 3 लिखूंगा 3 साल बाद की बुक वैल्यू। 4 लिखूंगा 4 साल बाद की बुक वैल्यू। मतलब जो ऊपर ईयर लिखोगे उतने साल बाद की आपको बीवी मिल जाएगी। तो अब आपको 4 साल बाद की बीवी चाहिए, 3 लाख 313203 अब अगर आपको चाहिए कि ये वैल्यू आए, ये कितने साल की वैल्यू है? पावर में 3 कर दे। तो आप चाहो तो बुक वैल्यू, अब ये जो फार्मूला अप्लाई करते हैं ना कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये प्रॉपर जिसको समझ लग जाए उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड खत्म हो जाता है। प्रॉपर जिसको फाइंड करना आ जाए, जिसको हम यहां से सब कुछ फाइंड, डेप्रिसिएशन भी फाइंड हो जाती है, अक्यूमुलेटेड एप्शन भी, अक्यूमुलेटेड तो हो गई ना। आपके पास 4 सालों बाद की ये बुक वैल्यू आ गई, इसको कॉस्ट माइनस कर दे तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। तो बात समझ रहे हो? अब आपने यहां पर देखिए, जब हमने ये शुरू करने लगे थे तो यहां से एक बंदे भाई साहब ने कहा था कि ये देखें कि ये क्या है, रेट का फार्मूला। आपको पता है ये फार्मूला रेट का जो आप ये इस तरह का अजीब सा फार्मूला है, ये भी यही है। ये रेट का जो फार्मूला आपका लिखा हुआ है इतना अजीब सा आपको नजर आ रहा है कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट ना गिवन हो तो इस तरह से फाइंड करते हैं। तो आप देखिए जरा, आपके पास फार्मूला है S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n। मैं इसको मैथ, ये था मैथ का फार्मूला, मैं इसको अकाउंटिंग का फार्मूला बताना चाहता हूं। अब बताएं, जो मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है, अगर मैं आपको 2 वैल्यू बताऊं उनमें से आपने एक वैल्यू बतानी है प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू, कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू। इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या होती है और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है एट द एंड ऑफ, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू है। तो मैं S की जगह लिखने लगा हूं रेजिडुअल वैल्यू और P की जगह क्या लिख दूं? 1 माइनस लिख दूं यहां पे, क्योंकि डेप्रिसिएशन के अंदर माइनस होता है। I की पावर, मैं आपको कहता हूं कि मुझे यहां से ना रेट फाइंड करके दे, इसी हालत में ना क्या फाइंड करके दे, तो क्या करूंगा, इस C को इधर ले दूं, क्या लिख दूं? R ओवर C लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 1 माइनस I की पावर। अब मैं कहता हूं भाई साहब n भी उधर ले जाओ, इधर पावर n है तो उधर हो जाएगी 1 ओवर n या nth रूट। अगर मैं इधर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा nth रूट R ओवर C, या आप ऐसा लिख लो, आई कैप के फार्मूले को छोड़ो, क्या लिखे, R ओवर C की पावर 1 ओवर इज इक्वल टू 1 माइनस। मुझे इस फार्मूले में I चाहिए, क्या करूंगा,
ये तो सिंपल मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हैं, जो उधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइड हो रहा है उधर। चलें जी, आई किसके बराबर आ गया, आई को मैं इधर लेकर आ रहा हूं और इसको उधर ले जाऊं, 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1 ओवर। आप लोग जो मैथ वाले पढ़ते हैं उनको तो पता ही है, आर ओवर सी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये फार्मूला जाकर देखें, 1 माइनस नंबर ऑफ ईयर्स रेजुल वैल्यू ओवर, तो ये फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्या हुआ, उन्हें भी उसको छोड़े, आपने नहीं वैसा करना। ये तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वैसे ही आपने वही A1 A2 A3 करके करना, आप नहीं वैसे करना। आपने अभी मैं आप तो पहले मिक्स हो जाता है, ये तो फिर डबल मिक्स हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। चलो वापस आए। अच्छा ये काम ना मैं आपको जाकर FR1 में करूंगा, अकाउंटिंग को मैथ के साथ, क्योंकि तब हमारे पास थोड़ा टाइम होगा। अभी तो जस्ट ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने ये करवाया, अदरवाइज हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल वही साल शुरू करेंगे, जैसे जैसे एसेट खरीदते जाएंगे ना वैसे वैसे कॉलम ऐड करते जाएंगे। बस ये फॉर्मूला समझ में आ गया, बस ये नहीं समझ में आता कि आपको तो पहले बात है कि जो फ्यूचर वैल्यू उसको बुक वैल्यू भी कहते हो, रेजिडुअल। अच्छा फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं, आज की वैल्यू या बाद की वैल्यू? तो बुक वैल्यू भी बाद की वैल्यू होती है, रेजिडुअल वैल्यू भी बाद की वैल्यू होती है। बस फर्क ये होता है कि जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो एट द एंड ऑफ टोटल लाइफ होता है, यूजफुल लाइफ, और बुक वैल्यू कभी भी फाइंड कर सकते हो। 1 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बुक वैल्यू है, 2 साल बाद की फ्यूचर वैल्यू बुक वैल्यू है, अगर आप एट द एंड ऑफ द लाइफ बुक वैल्यू वो रेजिडुअल वैल्यू है, तो वो सेम हो जाएगा। वो सही सी बात है, वो तब जाकर सेम हो जाती है। अच्छा अब ना क्वेश्चन हम करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में। हाँ जी, एक क्वेश्चन इसका करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद हम फाइनल काउंट में चले जाएंगे। क्वेश्चन है जनाब, अब इसको ना ध्यान से सीखना है, क्योंकि इस ये हमारा मेथड कंप्लीट हो गया, इसमें यही कुछ था। ठीक है, तो कल हमने इसके मेथड कंप्लीट करने हैं, 2 दिन बाद हमारा डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। मतलब कल हो तो कल ही सकता है, लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा उसको भी तो पढ़ना है ना, अभी MCQ भी करने हैं, फिर हमने इसका वो दूसरे क्वेश्चन भी करने हैं, सेल्फ टेस्ट के भी साथ एडिशनल क्वेश्चन भी करने हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके पास है जनाब। अब ये इस क्वेश्चन में आपके सारे पिछले दुख भी खत्म हो जाएंगे। ब्रॉडऑन मेरे पास है 1,1,20,22 कर ले रुपीस 8 लाख, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है इसी दिन 1,122 रुपीस 300,000। एसेट परचेज at 1,422 rupees 300,000। फिर एसेट परचेज्ड at 1,1022 rupees 400,000। फिर एसेट परचेज्ड at 1,724 rupees 500,000। Rate of depreciation 10% WDV, year end 31st December। ठीक है, ये मिलके करते हैं। ओके, अब आपने ना बाद में नोट करना है। वैसे भी लेक्चर अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो फिर तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाए, ठीक है, अगर हो रहा है
क्योंकि कभी कभी ना वो खुद ही, वो मेरी तरफ से नहीं होता, वो कुछ हो जाता है इसको। अच्छा, अब ना इसमें एक नई चीज भी है, ब्रॉड, नहीं एक ही है, ब्रॉड। तो ब्रॉड समझे A1, ब्रॉड क्या समझ ले, A1, या सिंपल ब्रॉड लिख ले, या इसको क्या समझ ले, A1। अब आपने क्वेश्चंस को ना सिंपल इस टेबल को समझना है, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड पर भी ये अप्लाई हो सकता था, मैंने इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मिक्स ना हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, मैंने ब्रॉड ऑन को या ब्रॉड ऑन लिख दो या इसको A1 लिख दो। ब्रॉड ऑन कितना है आपके पास, 8 लाख। 8 लाख उसकी कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू है, कॉस्ट है, और इसकी बुक वैल्यू कितनी है, सॉरी डेप्रिसिएशन कितनी है, ये हमारे पास, और ये डेट कौन सी है, 1/1/20। डन। अब आगे वही काम पुराना, क्या कोई एसेट खरीदा 2022 में, एक नहीं दो खरीदे, A1 A2, मिक्स करने नहीं अब, ताकि सवाल ना मिक्स हो। अब आप मुझे बताएं किस दिन क्या क्या खरीदा, डेट बताते थे। एक खरीदेगा 1/4 कितने का, मैंने यहां पर 3 लाख लिख दिया। फिर दूसरा 1/10/22 कितने का, 4 लाख का। यहां पर कोई मसला, अब डेप्रिशिएट कर लो सब। अब क्या करना है, जो ब्रॉड ऑन है वो पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, और जो इस साल के एडिशन है उनके साथ मंथ ओवर 12 भी आ जाए। बताओ, मैं ब्रॉड ऑन को डेप्रिशिएट करने लगा हूं तो 5 लाख को डेप्रिशिएट करूंगा या 8 लाख को, ये कौन डिसाइड कर रहा है, मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन होता तो 8 लाख पर डेप्रिसिएशन लेता, और अगर बुक वैल्यू WDV मेथड है तो बुक वैल्यू के ऊपर। अब 5 लाख का 10% ले लूंगा मैं, ये यहां पर दिसंबर की डेट लिख लेते हैं 22, यहां बिल्कुल इसके सामने 50,000। इस 3 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 225। इस 4 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 10,000। ये जो तीनों लाइनें हैं ना, ये डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर, और ये वही चीज है, एडिशन प्लस, सॉरी ब्रॉड ऑन प्लस एडिशन, ब्रॉड ऑन प्लस एडिशन। ओके, चले खत्म करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। 5 लाख में से 50,000 माइनस किया, 3 लाख में से 22,500, 277,500 और 3,9,000। अब अगर आपसे कोई बुक वैल्यू पूछेगा तो किसको प्लस करोगे, बुक वैल्यू को। डेप्रिसिएशन पूछेगा तो तीनों डेप्रिसिएशन को। जर्नल एंट्री पूछेगा तो जो खरीदे और डेप्रिसिएशन, बस ब्रॉड ऑन की और कैरिड ऑन की एंट्री पास। ये 2022 खत्म। अब हम जा रहे हैं 2023 पे, प्लस करके, तीनों को प्लस करके डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो आपसे पूछेगा ना तो तीनों को प्लस करके बतानी होती है। अब चलते हैं 2023 में। अपना सवाल आपके सामने है, या दिखाऊं। 2023 में कोई एसेट नहीं खरीदा, तो क्या ये जो पड़े हुए एसेट है ये डेप्रिशिएट नहीं होंगे, ये तो होंगे ना, एडिशन नहीं आएगा बस। तो डायरेक्ट आप लिख दो 31 दिसंबर 23। डेप्रिसिएशन किस पर, 8 लाख पे या 450 पे, 45,000। 27750 30, इन तीनों को प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी 2023 के साल की डेप्रिसिएशन। ओके, चलिए 450 से माइनस करें 430, 405, 277,500 में से माइनस करें 249,750, और 390 में से 39,000 माइनस करें 35। तो समझ गए हो। अब आ जाओ 24 पे। क्या 24 में कोई एडिशन हुआ? तो कोई नहीं, अब आप पेज बस होना चाहिए हमारे पास, जितने मर्जी एसेट खरीद लें।
A4, A3, A3, क्योंकि ब्रॉडन को हमने A1 का नाम नहीं दिया था। अब किस डेट को खरीदा है? 1720, कितने का? बस हो गया इसका काम। अब क्या करें? 31 दिसंबर 24, इसकी डेप्रिसिएशन भी, इसकी डेप्शन भी, इसकी डिडक्शन, ये है ब्रॉड ऑन तीनों। हाँ जी, क्या करें? 40500, 24975, 35100। और हमेशा 10% मैं लेता हूं, पेपर में 12% हो सकता है, 8% हो सकता है, ये ना आप एक जीरो कम करते जाना। तो मैं तो 10% ऐसे लेता हूं कि बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हाँ जी, 5 लाख की डेप्शन कितनी आएगी? लो मेरे भाई, ये सब चारों को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? डेप्रिसिएशन फॉर एक्यूमुलेटेड, नहीं डेप्रिसिएशन फॉर नहीं है, एक्यूमुलेटेड तो ये है कि वो पिछला सारा खानदान। मतलब अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो भाई साहब ये वाली यहां से शुरू, ये भी जो इनका बाप दादा जड़दादा सब कुछ, ये भी और ये भी, ये है सारी एक्यूमुलेटेड। और अगर सिर्फ इस साल को प्लस करोगे ना, तो ये क्या होगी? इस साल की डेप्रिसिएशन, एडिशन, ब्रॉड ऑन प्लस एडिशन की। हाँ जी, बुक वैल्यू भी फाइंड कर लो अब। 4,05,000 में से माइनस करो 4500, 3645, और ये भी माइनस करके बता दो। 224 775 315 90047। ओके, अब आपको बुक वैल्यू चाहिए। ये टेबल आप लोगों के लिए, और मजे की बात बताऊं कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड में भी बन सकता है। सिर्फ होना क्या है, तो उसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लेते वक्त माइनस भी करते जाओ। डेप्रिसिएशन लेते वक्त बुक वैल्यू नहीं लेनी, ओरिजिनल कॉस्ट लेनी, बस। इसके अलावा और कोई इशू क्या? नहीं, डेप्रिसिएशन में कितना काफी, अभी फाइनल अकाउंट कर। चले जनाब, अब ये आपने ना ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये अपने तरीके से करना है। आपने नहीं देखना कि इसमें किस तरह से किया हुआ है, अपने तरीके से सिर्फ आंसर मैच करने, ठीक है। सिर्फ एक चीज बस, ये यहां पर ही खत्म हो गया ये। और इसके क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूंगा जो आपने करने, बल्कि ऐसा कर, जो मैंने आपको पहले दिन क्वेश्चन शेयर किए थे ना, उसको इस मेथड से कर देना। वो जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो 3 क्वेश्चन आप WD मेथड से कर लेना। और एक बात बस ये देख लें कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रेट ना गिवन हो ना, तो ये रेट का फार्मूला है 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट होल पावर 1/n। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना गिवन हो, तो इसका ये फार्मूला है 1 माइनस रेसिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट होल पावर 1/, इसमें n किसको डिनोट कर रहे हैं? लाइफ को, यूजफुल। तो ये वही फार्मूला है जो आप हमें अभी हमने जनरेट भी किया था। तो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी खत्म, और इंशाल्लाह अगले 2 दिनों के अंदर आपका डेप्रिसिएशन फुल तैयार होगा।